हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस मेंटर पर। आज हम अपनी इस वीडियो में DSSB की तरफ से जो डोमेस्टिक साइंस टीचर मींस होम साइंस का एग्ज़ाम करवाया गया था, जो कि 6 जुलाई सन 2023 को कंडक्ट हुआ था, इसकी आंसर की जारी कर दी गई है। देखिए, इस आंसर की में आपके आंसर नहीं दिखाई दिए गए। इस आंसर की में वो आंसर हैं जो कि DSSB ने अपनी तरफ से जारी किए हैं, यानी कि ये ऑफिशियल आंसर की है और इसके अंदर वो ऑप्शन टिक किए गए हैं जो कि एकदम सही हैं। तो इस सीरीज़ को इन क्वेश्चन को हम आज अपनी इस वीडियो में देखेंगे। इस एग्ज़ाम में आपके 2 पार्ट होते हैं। पहला जीएस, जिससे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा आपका सब्जेक्ट यानी होम साइंस, जिससे आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम होम साइंस के जितने भी 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर हमारी इस वीडियो से अगर 2-3 क्वेश्चन भी रिपीट हुए तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। DSSB ने इन 100 क्वेश्चन को 5 सेट में मीन्स 5 डिसिप्लिन में डिवाइड किया गया है। हर डिसिप्लिन में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार टोटल डिसिप्लिन हुए 5 और हर एक डिसिप्लिन में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला डिसिप्लिन है, इसमें कि आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद आपको डिसिप्लिन 2 ओपन होगा, जिसमें कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 20 तक मिलेंगे। तो इस प्रकार की आगे की सीरीज कंटिन्यू रहती है, जिसमें कि आपको 5 डिसिप्लिन मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम अपनी सीरीज को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। यहाँ पर जो ग्रीन में टिक है वो राइट आंसर है, जबकि जो रेड ऑप्शन है वो सभी रॉन्ग आंसर हैं। तो ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है, वो भी 25 डिग्री सेल्सियस पर। शेषावस्था के दौरान स्व की भावना धीरे धीरे उभरती है और आत्म छवि की पहचान डैश माह की आयु के आसपास होती है। तो इसका राइट आंसर है 18 माह। 18 माह के दौरान शेषावस्था में स्व की भावना उभरती है और आत्म छवि की पहचान होती है। तो इसका राइट आंसर है 18 माह यानी 1.5 वर्ष। वृद्ध वयस्कों के लिए आहार मार्गदर्शक पिरामिड के शीर्ष पर निम्नलिखित में से क्या होता है? देखिए, यहाँ पर आहार मार्गदर्शक पिरामिड के शीर्ष पर पूछा है। कहाँ पर? शीर्ष पर। तो आपको बताना है जो शीर्ष पर है वो होती है बसा, और जबकि आधार होता है, इसका आधार होता है अनाज। नेक्स्ट, कार्य विवरण डैश का परिणाम होता है। कार्य विवरण कार्य विश्लेषण का परिणाम होता है। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन उसके प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के लिए डैश ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर है 0.8 ग्राम। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 0.8 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम शारीरिक भार के अकॉर्डिंग आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि हिस्टामाइन अवरोधक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर है रेनिटिडीन औषधि यह हिस्टामाइन अवरोधक के रूप में प्रयोग की जाती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट है। लड़के और लड़कियों की पोषक आवश्यकताएं डैश वर्ष की आयु तक समान रहती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीन्स 9 वर्ष तक लड़के और लड़कियों की पोषक आवश्यकताएं समान रहती हैं, क्योंकि इसके बाद लड़कों और लड़कियों का शारीरिक विकास अलग अलग होता है। लड़कियां प्यूबर्टी एज को पहले हिट करती हैं, जबकि लड़के प्यूबर्टी एज को थोड़ा लेट हिट करते हैं। तो लड़कियों की शारीरिक आवश्यकताएं अलग होने लगती है, क्योंकि उन्हें आयरन की ज़्यादा नीड होती है। तो इसका राइट आंसर है 9 माह की आयु तक समान रहती हैं। सूखा रोग और अस्थि कोशिका अल्पता यानी ओस्टियोपीनिया विकार किसकी कमी के कारण होते हैं? तो रिकेट्स रोग जो है यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है, जबकि ओस्टियोपीनिया यह कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या फास्ट फूड में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सोडियम। सोडियम फास्ट फूड में अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका राइट आंसर है सी, विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि विटामिन बी और सी यह दोनों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट,
वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए स्वस्थ पोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ध्यान रखना है, गलत पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन हैं फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ को प्राथमिकता दें, यस ये राइट है। चीनी के सेवन से बचें, ये भी राइट है। कम नमक वाले खाद्य पदार्थ को प्राथमिकता दें, ये भी राइट है। जबकि वसा के सेवन में वृद्धि करें, ये गलत है। वसा के सेवन में वृद्धि नहीं की जाती। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में गलत पूछा गया है। निम्नलिखित में से क्या किसी कर्मचारी को उसकी दक्षता में सुधार करने में सहायक होती है? तो प्रशिक्षण यह किसी कर्मचारी को उसकी दक्षता में सुधार करने में सहायता देती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रशिक्षण। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर पूछा है आपसे कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है आइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ का एकलक मीन्स मोनोमर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छोटे बच्चों की स्व की भावना की विशेषता नहीं है? ध्यान रखना है, यहाँ पर फिर से नहीं है पूछा है। तो इसका ऑप्शन है वे स्वयं का वर्णन उन वस्तुओं के संदर्भ में करते हैं जो वे कर सकते हैं। यस ये ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे किसी भी कार्य को इस अकॉर्डिंग करते हैं जब वो उस वस्तुओं के संदर्भ में सोचते हैं कि हाँ ये हम कर सकते हैं। वे स्वयं को दूसरों से अलग करने के लिए अपने या भौतिक संपत्ति के भौतिक विवरण का प्रयोग करते हैं, ये भी ठीक है। प्रायः वे स्वयं का मूल्यांकन आवश्यकता से अधिक करते हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों में इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। उनका स्व-विवरण ठोस शब्दों में नहीं होता, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किशोरावस्था के दौरान आहार संबंधी व्यवहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर फिर से आपसे गलत पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है प्रतिदिन औसत आकार का एक संतुलित आहार और उसके साथ 3 पौष्टिक स्नैक्स, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन आप रीड कर लेना। मानव संसाधन प्रबंधन मीन्स HRM कार्यों में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लागत नियंत्रण यह HRM के कार्यों में सम्मिलित नहीं है, जबकि भर्ती, चयन और प्रशिक्षण यह HRM के कार्यों में सम्मिलित है। नेक्स्ट, मासिक चक्र के दौरान रक्त हानि के कारण महिलाओं को डैश की अधिक आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मासिक चक्र के दौरान पूछा है मीन्स मेंस्ट्रुएशन के टाइम महिलाओं को आयरन की अधिक आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्त करने और उसे लागू करने की क्षमता डैश कहलाती है। तो ज्ञान प्राप्त करने और उसे लागू करने की क्षमता को हम बुद्धि कहते हैं। निम्नलिखित में से त्वरण की विमा ज्ञात कीजिए। तो ये अगर आपको फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, वरना आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो एग्जाम में। पर यहाँ पर जैसे कि आपको आंसर बता दिया गया है तो आप इस आंसर को लर्न कर लें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकार शारीरिक छवि की विकृति से संबंधित है जो किशोरावस्था में अर्थात वह अवधि जिसमें कोई व्यक्ति आत्म तादात्म्य से संघर्ष कर रहा होता है और शारीरिक छवि की समस्या के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है, दिखाई देता है। इस क्वेश्चन में आपको एक डिसीज के लक्षण दिए गए हैं, तो इस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको उस डिसीज का नाम बताना है। तो उस डिसीज का नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसे हिंदी में श्रद्धा अभाव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्ट लाइन 2 शुरू हो गया है। डिस्क्रिप्ट लाइन 1 के 20 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए अब हम डिस्क्रिप्ट लाइन 2 को पढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाओं RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो RBC का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। अवरोधक एंजाइम डैश से पृथक होते हैं। अवरोधक एंजाइम यह जीवाणु बैक्टीरिया से पृथक होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है समसूत्रण की किस अवस्था के दौरान गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव्य के माध्यम से फैलते हैं? तो इसका राइट आंसर है मध्यावस्था। मध्यावस्था के दौरान समसूत्रण की गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव्य के माध्यम से फैलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
अवरोधी एंडोन्यूक्लियसों द्वारा डीएनए को काटने से डीएनए के टुकड़े हो जाते हैं। इन टुकड़ों को निम्नलिखित में से किस तकनीकी से अलग किया जा सकता है? पृथक का मतलब है अलग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए को अलग किया जा सकता है। ऊढ़ कर्तन यानी शेयरिंग निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान होती है? तो जो शेयरिंग है यह भेड़ से ऊन निकालने के दौरान की जाती है। यह बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अगर आपने ऊन वाला चैप्टर काफ़ी अच्छे से पढ़ा है तो ये ऊन की प्रोसेसिंग का एक स्टेप होता है शेयरिंग। तो ये पूछा है शेयरिंग किसकी प्रक्रिया है? शेयरिंग भेड़ से ऊन निकालने की प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है? तो संज्ञानात्मक विकास सोचने की क्षमता का उद्भव करता है। संज्ञानात्मक विकास सोचने की क्षमता का उद्भव करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर आपसे गलत पूछा गया है, जिसमें कि आपको सेक्स और जेंडर के बारे में पूछा गया है। हिंदी में आपको लिंग ही मिलेगा, जबकि अगर आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर सेक्स और जेंडर ये दो टर्म, इन दोनों का जो मीनिंग है वो पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इंग्लिश में जरूर देखें। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है लिंग एक जैविक इकाई है। यहाँ पर जो लिंग एक जैविक इकाई है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो लिंग है ये जेंडर की बात करता है, जबकि अगर ये लिंग सेक्स की बात करता तो वो एक जैविक इकाई होती है, वो ठीक होता। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप इंग्लिश में जरूर देखें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो फिर आपसे क्वेश्चन में गलत पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं को अधिक महत्व देती है और उन्हें पुरुषों से अधिक अधिकार प्रदान करती है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था यह पुरुषों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं से अधिक अधिकार प्रदान करती है। तो जो हमारी सोसाइटी है वो पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, क्योंकि यहाँ पर जो मेल होते हैं उन्हें ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। तो इसका सी ऑप्शन गलत है। तो इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे गलत पूछा है। एक दूसरे के साथ उनकी सापेक्ष स्थिति के संदर्भ में कमरों की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है समूहन यानी ग्रुपिंग। मानव खोपड़ी में करोटी अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में 8 अस्थियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत के आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत जीवन बीमा एक कर मुक्त निवेश है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 80 के अंतर्गत जीवन बीमा एक कर मुक्त निवेश है। तो इसका राइट आंसर है धारा 80 सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर फिर आपसे गलत पूछा गया है, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम जड़ों से तने और पत्तियों तक जल और खनिजों के एक संवहन ऊतक के रूप में कार्य करता है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि फ्लोएम क्या कार्य करता है? देखिए, फ्लोएम जड़ से तना नहीं, फ्लोएम तने से लेकर जड़ तक जाता है, जबकि जो जाइलम होता है वो जड़ से लेकर तने तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है ये कह रहा है कि जाइलम जड़ से तने और पत्तियों तक जल और खनिजों के एक संवहन ऊतक के रूप में कार्य करता है। ये ठीक है, क्योंकि जो जाइलम है ये जल लेकर जाता है, तो ये जड़ से लेकर तने को जल पहुंचाता है, जबकि जो फ्लोएम है ये पत्तियों से खाना लेकर जड़ों तक पहुंचाता है। तो ये 2 कार्य होते हैं। प्लांट में हम पढ़ते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। इसके जो और ऑप्शन है वो है एपिडर्मिस, प्राथमिक पादप काय की सबसे बाहरी परत होती है। ये भी ठीक है, क्योंकि एपिडर्मिस जो है ये सबसे बाहरी परत होती है, जबकि फ्लोएम सामान्यतः पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक भोजन सामग्री का परिवहन करता है। ये ऑप्शन ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत है और क्वेश्चन में हमसे गलत ही पूछा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पर फिर आपसे गलत पूछा गया है, तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन को पढ़ना होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी बताया है,
कमरे में फर्नीचर इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे किसी को भी चलने के लिए खाली स्थान ना मिल सके। तो ये ऑप्शन गलत है। हम होम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं कि हमें इस तरह से रूम को डेकोरेट करना होता है, हमें रूम में इस तरह से स्पेस को क्रिएट करना होता है। देखिए ये जो पूछा है ये आपसे स्पेस टॉपिक से पूछा है। इस तरह से आपको रूम में स्पेस करना होता है कि किसी को भी चलने में कुछ भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पर पूछा है कि चलने में, तो यहाँ पर कहा गया है कि चलने के लिए खाली स्थान ना मिले, तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी सब ऑप्शन राइट हैं। तो यहाँ पर हमसे गलत पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत में सोने की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मानक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हॉलमार्क। हॉलमार्क को हम सोने की शुद्धता और चांदी की शुद्धता के मापने के लिए लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन में गलत पूछा गया है। इसमें क्या आपको ऑप्शन पढ़ने होंगे। सलजम जड़ का एक रूपांतरण है, ये बात ठीक है, सलजम जड़ होती है। आलू तना होता है और शकरकंद ये जड़ होती है, जबकि अदरक जड़ है, ये गलत है क्योंकि अदरक एक तना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर आपसे यहाँ पर गलत पूछा गया है। तो विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वृद्धि और विकास वाले, प्लीज़ आप उन्हें एक बार इंग्लिश में ज़रूर देखा करें, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट को हिंदी में कभी कभी विकास ही लिख दिया जाता है, तो इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन को इंग्लिश में ज़रूर देखना होता है। तो यहाँ पर बोला है कि विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, ये ठीक है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी ठीक है। शिक्षा एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, ये भी ठीक है, जबकि विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। एक बच्चे की यह समझने की क्षमता क्या कहलाती है कि किसी निश्चित पदार्थ की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, भले ही उसका आकार परिवर्तित कर दिया जाए या उसे एक पात्र से दूसरे पात्र में स्थानांतरित कर दिया जाए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संरक्षण, कंजर्वेशन। ये एक बच्चे की समझने की क्षमता होती है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन लिया गया है पियाजे की थ्योरी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंजर्वेशन। अलग अलग तीव्रताओं में सभी संभावित वर्णों, ह्यू, अभाव यानी टिंट और अपक्रम मीन्स सेट को दर्शाते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके कलर वाले चैप्टर का। तो ये जो सभी दर्शाते हैं ह्यू, टिंट और शेड्स, ये पेंटोन शेड कार्ड होते हैं, जिसमें कि आपको ह्यू, टिंट और शेड ये तीनों ही पैटर्न को दर्शाया जाता है। तो इसे हम कहते हैं पेंटोन शेड कार्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? तो ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये सेल वाले चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा है। सेल वाले चैप्टर से भी काफ़ी क्वेश्चन हैं, मतलब अगर हम कहें तो ह्यूमन एनाटॉमी से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्लाइन 3 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पर आपसे फिर क्वेश्चन में गलत पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति नहीं होते, बच्चों के स्वयं के अधिकार होते हैं, बच्चे दान की असहाय वस्तु नहीं होते। तो इसका इन्होंने ऑप्शन बताया है ऑप्शन नंबर सी, बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति होते हैं। ये ऑप्शन इन्होंने गलत माना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखाने में बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24 बच्चों के कारखानों में वर्ग को प्रतिबंधित करता है। यानी अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग कहा जाता है जो 14 साल से कम उम्र का बच्चा कारखानों में कार्य नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। न्याय का सिद्धांत डैश के द्वारा दिया गया, यानी न्याय का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो न्याय का सिद्धांत जॉन रोल्स के द्वारा दिया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर फिर आपसे क्वेश्चन में गलत है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कपाल तंत्रिकाओं के 3 समुच्चय होते हैं जो या तो मस्तिष्क के विभिन्न स्थानों से निकलते हैं या वहां तक पहुंचते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
किडनी तथा चबाने की समस्या से ग्रसित बुजुर्गों के लिए क्रमशः किस प्रकार का आहार निर्धारित किया जाए। तो यहाँ पर बताना है किडनी और चबाने की समस्या से ग्रसित बुजुर्ग के लिए आहार बताना है। देखिए, जो किडनी से अगर समस्या है तो उसे कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उसे कम प्रोटीन देना चाहिए। और अगर किसी को चबाने में समस्या है तो उसे सॉफ्ट डाइट देनी चाहिए, यानी यांत्रिक मृदु भोजन देना चाहिए जिसका वह आसानी से चबा सकें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्ध द्वारा उपचारित पशुओं के अपमार्जन के कुछ ही देर के बाद किडनी के काम करना बंद होने के कारण मर गए थे। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत में गिद्ध की संख्या बहुत कम है, या कहें तो गिद्ध पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। तो ये किसके कारण हुआ है? देखिए, ये डिक्लोफेनाक नाम का जब इंजेक्शन पशुओं को लगाया जाता है और उन मृत पशुओं को गिद्ध खा लेता है, जिसके कारण उस दवा का इन्फेक्शन गिद्ध के अंदर भी हो जाता है, जिस कारण अधिक गिद्धों की मृत्यु हो गई। तो इसलिए अब इस दवा को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। तो इसका नाम है डिक्लोफेनाक। नेक्स्ट, डैश को मिलीग्राम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उस मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है जो निर्धारित परिस्थितियों में 1 ग्राम रेजिन को निष्प्रभावी करने के लिए आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर है एसिड नंबर, अम्ल संख्या। अम्ल संख्या को मिलीग्राम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उस मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है जो निर्धारित परिस्थितियों में 1 ग्राम रेजिन को निष्प्रभावी करने के लिए आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अम्ल संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर फिर आपसे गलत है पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको विटामिन के नाम दिए गए हैं और एक तरफ उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं। तो विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, ये ठीक है। विटामिन E को टोकोफेरोल कहा जाता है, ये भी ठीक है। विटामिन A को रेटिनॉल कहा जाता है, ये भी ठीक है। जबकि विटामिन B6 को कोलेकैल्सिफेरोल कहा जाता है, ये गलत है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कानिशोल के लिए किस भारतीय राज्य को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया है? तो ये करंट का क्वेश्चन है। कानिशोल यह जम्मू कश्मीर का फेमस है जिससे कि GI टैग मिला है। तो कानिशोल कहाँ का है? कानिशोल जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट, सितंबर सन 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सतत विकास के लिए सन 2030 एजेंडा को अपनाया गया जिसमें सतत विकास लक्ष्य SDG सम्मिलित हैं। तो SDG कितने हैं? यहाँ पर टोटल SDG की संख्या पूछी गई है। तो टोटल SDG हैं 17। इसे तो हम नेट के एग्जाम में भी पढ़ते हैं जिसमें हम 17 के 17 कौन कौन से हैं उन 17 के नाम को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपसे टोटल नंबर पूछे गए हैं SDG के, जो कि हैं 17। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत में बिजली के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका योगदान न्यूनतम है? तो भारत में बिजली के उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का योगदान न्यूनतम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान किस वर्ष आरंभ किया गया? तो 1958 में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान को शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1958। 1958 में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान को शुरू किया गया। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय डैश से संबंधित होता था? तो इसका राइट आंसर है धर्म। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म से संबंधित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाव का नियम सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यहाँ पर बताना है प्रभाव का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो प्रभाव का नियम एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। सौर सेलों के निर्माण में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग अधिक किया जाता है? तो सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन तत्व का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है बी, सिलिकॉन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अचेत रोगी का जठरांत पथ क्रियाशील न होने पर उसके लिए भोजन की किस विधि को प्राथमिकता दी जाती है? तो आपको बताना है जिस रोगी के पेट में सही से पाचन ना हो पाता यानी कि जठरांत पथ क्रियाशील नहीं है तो हम उसे किस प्रकार का भोजन देंगे, किस प्रकार से हम उसे भोजन देंगे?
तो उसे हम इंट्रावीनस फीडिंग के द्वारा भोजन देंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ उस सीरीज़ के भी हैं जो हमने कंटिन्यू की है, जिसमें हम होम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमें वहाँ भी देखने को मिले थे। तो देखा आपने कितनी बेनिफिशियल होती है सीरीज़, तो आप उस सीरीज़ को ज़रूर देखें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंट्रावीनस फीडिंग के द्वारा। नेक्स्ट, रिपब्लिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रिपब्लिक पुस्तक ही है प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। फुलकारी कढ़ाई की एक शैली है जिसकी उत्पत्ति डैश में हुई थी। फुलकारी कढ़ाई यह पंजाब की शैली है। तो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर आपसे गलत है पूछा है। तो जिसमें कि देखिए ये क्वेश्चन भी हम कर चुके थे अपनी सीरीज में। कांथा कहाँ की है? कांथा पश्चिम बंगाल की है, ये ठीक है। जिसमें कि हमने पढ़ा था कि पुराने कपड़ों को रफू टाइप से कढ़ाई करके जब वस्त्र बनाए जाते हैं तो उसे कांथा कहते हैं, ये हमने पढ़ा था अपनी एनसीईआरटी वाली सीरीज़ में। चिकनकारी यहाँ उत्तर प्रदेश की है, ये भी हमने पढ़ा था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की चिकनकारी है। कसूती यह कहाँ की है बताएं? कसूती कर्नाटक की है, तो ये केरल गलत है। जबकि चंबा कहाँ का है? चंबा हिमाचल प्रदेश की है। तो देखिए हमने 2 वीडियो अपलोड की थी और उन 2 वीडियो से आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर गलत है पूछा है। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। तो जो योजना आयोग हैं उनके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्ट लाइन 3 भी कंप्लीट हुआ। अब है डिस्क्रिप्ट लाइन 4, जिसमें कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या गैर मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है? फिर आपसे नहीं है पूछा है, तो आमने सामने होकर बात करना ये गैर मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है। जबकि इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है अभिवादन के लिए हाथ उठाना, ये गैर मौखिक संचार है। परेशान होने पर उदास चेहरा बनाना, ये भी गैर मौखिक संचार है। खुशी दर्शाने के लिए मुस्कुराना, ये भी गैर मौखिक संचार है। जबकि आमने सामने होकर बातचीत करना ये मौखिक संचार है। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से क्या एक अविकारी खाद्य पदार्थ है? तो अविकारी बताना है आपको। अविकारी वो होते हैं जो कि जल्दी से खराब ना हो, जबकि विकारी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कि जल्द खराब हो जाते हैं। तो देखें आप, दूध, मांस और प्याज ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि जल्द ही खराब हो जाते हैं। जबकि तिलहन एक अविकारी पदार्थ है जो कि सालों तक रखे रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विज्ञापन एक है, तो आपको यहाँ पर बताना है विज्ञापन किस प्रकार का संप्रेषण है। तो आप बताएं, क्या विज्ञापन लगाए जाते हैं तो वो क्या केवल एक व्यक्ति के लिए लगाए जाते हैं? नहीं, जब भी विज्ञापन लगाए जाते हैं तो वो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लगाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना डैश में हुई थी। तो यहाँ पर आपसे सिडबी की स्थापना पूछी है, तो सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आईएसओ 1401 यह पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो ये BIS के द्वारा दिया जाता है। क्रेटोमलेशिया निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? तो क्रेटोमलेशिया यह आंखों को प्रभावित करता है, जो कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रेड रिबन एक्सप्रेस डेस्क के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी संचार अभियान है। तो देखिए, रेड रिबन एक्सप्रेस चलवाई गई थी। ये एक ट्रेन है जिसे रेड रिबन एक्सप्रेस कहा गया। ये HIV या फिर एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 6 सिग्मा एक सांख्यिकीय पद है जिसका प्रयोग प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न दोषों की संख्या को मापने के लिए किया जाता है। 6 सिग्मा को प्रति 10 लाख अवसरों पर डैश त्रुटियों स्वीकार कार्य है। तो इसमें बताना है आपको 6 सिग्मा एक सांख्यिकी पद है। तो ये आपसे स्टैटिक्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर है 3.4, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या एक प्रतिरोध शैली मुद्रण यानी रेसिस्ट स्टाइल प्रिंटिंग है? तो बाटिक जो है ये एक रेसिस्ट स्टाइल प्रिंटिंग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी बाटिक प्रिंटिंग।
एर्गोनॉमिक्स में मूलतः डैश तत्व होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है एर्गोनॉमिक्स में कितने मूलतः तत्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी 3। एर्गोनॉमिक्स में मूलतः 3 तत्व होते हैं। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया क्या है? तो डिसलेक्सिया एक पठन विकार है। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर फिर आपसे गलत पूछा गया है, जिसमें कि बताना है पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, PHP एक प्रोग्रामिंग भाषा है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यस, ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं, जबकि पाइथन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग दृष्टि तीक्ष्णता को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस नेलन चार्ट का प्रयोग दृष्टि तीक्ष्णता को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या जनसंपर्क यानी PR के विभाग का एक कार्य नहीं है? तो आपको यहाँ पर बताना है जनसंपर्क मीन्स PR विभाग का कौन सा कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करना ये PR का कार्य नहीं है, जबकि सरकारी कार्यालयों के साथ संपर्क बनाए रखना, प्रचार प्रसार कार्यक्रमों की योजना बनाना, प्रेस विज्ञप्ति तैयार करना, ये सभी PR के कार्य हैं। कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करना ये PR का वर्क नहीं होता। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता? देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसके ऑप्शन देखें। देखिए, ऑप्शन में है ऊष्मा का अनुप्रयोग करना, कम तापमान पर भंडारण करना, pH में कमी करना, या फिर जल आर्द्रता का सम्मिश्रण करना। तो यहाँ पर आपको बताना है खाद्य पदार्थों को खराब होने से हमें बचाना है, उसके लिए हमें किस विधि का प्रयोग नहीं करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जल आर्द्रता का अगर हम सम्मिश्रण करेंगे तो जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो जल्दी खराब हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डिजाइनिंग स्पेस में पहला कदम क्या होता है? डिजाइनिंग स्पेस में पहला कदम है ग्राहक के साथ बातचीत करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 32 बाइट्स कितने बिट्स के बराबर होते हैं? तो यहाँ पर पूछा है 32 बाइट्स कितने बिट्स के बराबर होते हैं। तो आपको बताना है जो 32 बाइट्स हैं अगर हम उसकी गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पर आपको बिट्स की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 256 बिट्स के बराबर होते हैं। नेक्स्ट, प्रच्छन्न भुखमरी यानी हिडन हंगर क्या है? देखिए, हिडन हंगर की यहाँ पर आपसे डेफिनेशन पूछी गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो हिडन हंगर है उसका मतलब होता है आहार में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। हिडन हंगर का मतलब है आहार में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, अब क्वेश्चन में आपसे सही है पूछा है, तो ये आपको ध्यान रखना होता है क्वेश्चन पढ़ते टाइम कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। आपसे क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पर हमसे करेक्ट आंसर पूछा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रमस्तिष्कघात सेरेब्रल पैल्सी के कारण चलने फिरने और संतुलन बनाए रखने में समस्या होती है। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अब यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्ट लाइन 5 स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर आपसे गलत पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है ये कलर वाले चैप्टर का है, जिसमें कि आपको प्राइमरी कलर पूछे गए हैं। तो प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर होते हैं लाल, पीला और नीला, जबकि ग्रीन क्या एक प्राइमरी कलर है? नहीं, ग्रीन एक सेकेंडरी कलर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में गलत पूछा गया है। नेक्स्ट, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध होता है मत्स्य पालन। पीसी कल्चर का संबंध नीली क्रांति से होता है, या कहें तो नीली क्रांति का संबंध पीसी कल्चर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 8 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो यहाँ पर आपसे IQ का फॉर्मूला पूछा गया है। अगर आपको IQ का फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आएगा 125, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट है पब्लिक स्पीकिंग के 3 Ps के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो यहाँ पर आपसे 3 Ps की फुल फॉर्म पूछी है। तो 3 Ps का क्या मतलब होता है, देखिए 3 Ps का मतलब होता है परफॉर्म, प्रिपेयर और प्रैक्टिस, जबकि पैशन इसका फुल फॉर्म के अंदर नहीं आता। तो 3 Ps में होता है परफॉर्म, प्रिपेयर और प्रैक्टिस, यानी पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा आपको ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रेरण की एक परिभाषा है। प्रेरण किसकी परिभाषा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। संगठन के नियमों और विनियमों के लिए नए कर्मचारियों का दशा अनुकूल, यह प्रेरण की एक प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्त्र को अनुभूत करने, व्यवहार करने और देखने के संदर्भ में वर्णित किया जा सकता है। तो अगर हम किसी वस्तु को अनुभूत करते हैं, अगर हम किसी वस्तु को छूकर देखते हैं और अगर हम उसे महसूस करते हैं तो हम किस प्रकार करते हैं, हम उसके टेक्सचर के द्वारा करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, परिस्थितियों या वस्तुओं के बारे में सोचने की क्षमता, भले ही वे उस समय घटित ना हो या किसी की आंखों के सामने उपस्थित ना हो, कहलाती है। देखिए, एक ऐसी सिचुएशन जो कि आपकी आंखों के सामने ना हो पर आप उसे सोच सकते हो, तो उसे हम अमूर्त चिंतन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहा जाता है एक ऐसी घटना जो कि आपकी आंखों के सामने नहीं हो रही पर आप उसे सोच सकते हो, चाहे वो प्राकृतिक दृश्य हो या फिर कुछ भी हो, तो इसे हम अमूर्त थिंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट, किसी संगठन में विक्रेता का काम क्या होता है। यहाँ पर आपसे विक्रेता का कार्य पूछा गया है, तो विक्रेता का कार्य होता है लक्षित ग्राहक की आवश्यकता की पहचान करना और ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पाद और सेवाओं का विकास करना। ये एक विक्रेता के कार्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2021 में भारत का मानव विकास सूचकांक मीन्स HDI मूल्य क्या था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.633 भारत का HDI मूल्य था सन 2021 में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो डिस्क्रिप्लाइन 5 में हमारे 10 क्वेश्चन कवर होने के बाद यहाँ पर हमें जो 10 क्वेश्चन है वो टीचिंग मैथडोलॉजी के दिए गए हैं, जिसमें कि आपके फिर 10 क्वेश्चन वो नॉर्मल वाले और जो 10 क्वेश्चन आपके टीचिंग मैथडोलॉजी के जोड़ के यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्लाइन 5 में 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं जिसमें कि आपको राइट आंसर बताना है। कथन 1 दिया गया है, द्विभाषावाद सदियों पुरानी प्रथा के लिए एक अपेक्षाकृत नया शब्द है। संचार क्षमता को अधिकतम करने के लिए उन भाषाओं के बीच स्विच करना जिन्हें कोई जानता है। और इसका कथन दिया गया है, अनुवाद करना एक ऐसी चीज है जिसे अधिकांश लोग अपने दोस्त, परिवार और समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ बिना इसके बारे में सोचे हर समय करते हैं। तो इसका यहाँ पर जो कथन 2 है वो राइट है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको मिलान करने के लिए दिया गया है सेट 1 और सेट 2, जिसमें कि आपको बताना है इस टाइप का क्वेश्चन, सेम यही वाला क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट जून सन 2023 जो अभी एग्जाम हुआ था नेट वाला, उस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसका मिलान करें आप। चलिए मिलान करते हैं। तो देखिए यक्षगान किस राज्य में होता है, यक्षगान होता है कर्नाटक राज्य में। तो ए का 6, अब हम एक बार ऑप्शन पर नजर डालते हैं, ए का 6 किस में है। ए का 6 केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो कर्नाटक का यक्षगान, भवाई होता है गुजरात के अंदर, और जो जात्रा है वो होता है पश्चिम बंगाल के अंदर, और जो स्वांग है ये होता है हरियाणा के अंदर, और नौटंकी कहाँ होती है, नौटंकी होती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसे आप ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या विकास के टावा के ग्रास रूट मॉडल में उस निम्नलिखित चरणों के सही सेट को व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर आपसे जो टावा का मॉडल है उसके क्रम को पूछा गया है, तो उसका क्रम क्या है। देखिए उसके क्रम में सबसे पहले आता है जरूरतों का निदान करना। अगर हम जरूरत का निदान करते हैं उसके बाद आता है उद्देश्य का निरूपण करना, यानी आपकी जरूरत क्या है और आपके उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले है जरूरत का निदान करना यानी एस। तो सबसे पहले अगर एस है तो एस आपको 3 ऑप्शन में दिया गया है,
उसके बाद आता है उद्देश्यों का निरूपण करना यानी यू। तो एस और यू आपको ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसके बाद आता है कि सामग्री का चयन करना। सामग्री के चयन के बाद आता है सामग्री का संगठन करना। सामग्री का जब संगठन कर लेते हैं तो उसके बाद आता है अनुभवों का चयन करना। अनुभव के चयन के बाद आता है अनुभवों का संगठन करना। फिर आपको सबसे लास्ट में मूल्यांकन करना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम सन 2016 के अनुसार श्रवण हानि। तो यहाँ पर आपको बताना है जो सन 2016 का एक्ट आया था उसके अनुसार श्रवण हानि बतानी है। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट 1 दिया गया है। बधिर का अर्थ है दोनों कानों में भाषण आवृत्तियों में 70 डेसिबल सुनवाई हानि वाले व्यक्ति, इसे बधिर कहा जाता है। और ऑप्शन यानी स्टेटमेंट बी है सुनवाई में कठिनाई का अर्थ है दोनों कानों में बोलने की आवृत्ति में 90 डेसिबल से 100 डेसिबल सुनने की हानि वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर आपको इन दोनों में से सही बताना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सत्य पूछा है या फिर असत्य पूछा है। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ए। तो स्टेटमेंट ए आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बधिर का अर्थ होता है दोनों कानों में भाषण आवृत्तियों में 70 डेसिबल सुनवाई वाले व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सर्पिल पाठ्यचर्या के विचार को किसने प्रस्तावित और लोकप्रिय बनाया, जहां बच्चों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार शुरू में विभिन्न दशाओं के बारे में बुनियादी जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर आपसे सर्पिल पाठ्यचर्या के बारे में पूछा है, ये किसने बनाया था। तो इसका विचार दिया था जेरोम ब्रूनर ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं जिसमें कि आपको सही का चुनना है। तो इसके कथन 1 है जो व्यक्ति जन्म के समय निर्धारित लिंग से पहचान करते हैं उन्हें CIS लिंग कहा जाता है। कथन 2 है जो व्यक्ति स्वयं को पुरुष या महिला के रूप में पहचानते हैं जिनमें ट्रांस पुरुष और महिलाएं भी शामिल हैं उन्हें गैर बाइनरी लिंग के रूप में पहचाना जाता है। कथन 3 है जो व्यक्ति अपनी लिंग पहचान का वर्णन जन्म के समय निर्दिष्ट लिंग पहचान से भिन्न करते हैं उन्हें जेंडर क्वीर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। इसमें आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको उन्हें ध्यान से पढ़ना है। इसमें जो है इन्होंने कथन 2 और कथन 3 इन दोनों को गलत माना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य कला की इस तकनीक में प्रतिभागियों को एक विचार या विषय दिया जाता है और प्रतिक्रिया में वे अपने शरीर एक आकार और एक मूर्ति के साथ निर्माण करते हैं। इस तकनीक को कहते हैं, इस तकनीक को छवि थिएटर कहा जाता है। तो छवि थिएटर क्या है, ये एक दृश्य कला के रूप में है। ओनली दृश्य कला यानी विजुअल एड्स के रूप में ये कार्य करता है। और जो यहाँ पर है इसमें प्रतिभागी जो होते हैं वे अपने शरीर आकार को एक मूर्ति के रूप में निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें जावा एप्लेट्स फ्लैश आधारित डेमो या फिर इंटरैक्टिव एनिमेशन के रूप में एक साथ रखे गए सिमुलेशन का एक सेट शामिल है जहां छात्र सिमुलेशन के विभिन्न मापदंडों में हेरफेर कर सकते हैं और परिणामों का निरीक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इसका राइट आंसर बताया है ऑप्शन नंबर डी आभासी प्रयोगशाला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें सिमुलेशन के जो सेट हैं वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को संदर्भित करता है जो उसकी क्षमता संबद्धता और प्रभावों के सटीक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आत्मसम्मान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को आमतौर पर किसी निश्चित मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया देने के स्वभाव या प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसे हम रुख कहते हैं। जो रुख होता है व्यक्ति का वो मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति सकारात्मक या फिर नकारात्मक उसका नजरिया रुख कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज हमने होम साइंस के 100 क्वेश्चन जो DSSB में पूछे गए थे उन्हें कवर कर लिया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो और आपका एग्जाम कैसा हुआ या आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।